तो ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आपको बताते हम चल रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से मेहमानों के नाम आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। हमारे साथ नज़र अब्बास रिजवी साहब हैं, स्कॉलर हैं ईरान के। इसके अलावा हमारे साथ प्रकाश शाह अमेरिकी डेमोक्रेट हैं, नेता हैं यहाँ पर, और साथ ही हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहले ग्रुप कैप्टन आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी, किस तरह से आप इस स्थिति को इस वक्त भाप रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पर हम यहाँ पर नजर डाल रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, ज्यादा अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है। एक और दावा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि ज्यादा जो अहम मुद्दे हैं उन पर सहमति बन गई है। ईरान के एक बड़े नेता से बातचीत जारी है, ईरान के सम्मानित नेता से ये बातचीत हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, और ईरान में कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो बड़े दावे यहां पर किए जा रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो बड़े मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, उन पर हमारी सहमति बन गई है। ईरान के बड़े नेता से वो बातचीत कर रहे हैं और एक सम्मानित नेता से बातचीत हो रही है। लेकिन ये सम्मानित नेता आखिर है कौन, ये सवाल अभी भी यहां पर बना हुआ है। तो मेहमानों का हम रुख करेंगे यहाँ पर। नजर अब्बास रिजवी साहब हैं, स्कॉलर हैं ईरान के। रिजवी साहब, किस तरह से आप इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि एक बड़े नेता से यहाँ पर बातचीत हो रही है ईरान के और अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है। क्या कुछ अपडेट आप ईरान से इस वक्त हमें दे सकते हैं? रिजवी साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो रिजवी साहब से यहाँ पर मैं जुड़ूंगी, उन तक हमारी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर प्रकाश शाह भी हैं, अमेरिकी डेमोक्रेट के नेता हैं। प्रकाश शाह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस स्थिति को? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान एक के बाद एक जिस तरह से आते हैं, पहले वो 48 घंटों का अल्टीमेटम देते हैं, फिर अचानक वो यू टर्न ले लेते हैं और 5 दिनों के लिए वो हमले रोकने की बात करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बावजूद उसके उनके बयान के बाद भी जो हमले हैं वो जारी रहे हैं दोनों ही ओर से। और ऐसे में अब वो ये कह रहे हैं कि अब ईरान के एक बड़े और सम्मानित नेता से बातचीत हो रही है। कैसे समझा जाए इस कंफ्यूजन को? प्रकाश शाह, सुन पा रहे हैं आप हमें? देवनाथ सर, अब आप पर ही आना होगा। हमारे दोनों मेहमान फिलहाल हमें सुन नहीं पा रहे हैं, हम तक आवाज उनकी नहीं पहुंच पा रही है। देवनाथ सर, लेकिन ये क्या स्थिति है? इतना कंफ्यूजन आखिर ट्रंप कैसे फैला सकते हैं? आदित्य, ये समझना पड़ेगा, ट्रंप एक बिजनेसमैन है। कंफ्यूजन में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अब उन्होंने जो ये बयान दिया है कि वह ईरान में एक रेस्पॉन्सिबल जिम्मेवार लीडर से बात कर रहे हैं, शायद पश्चिमी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के सूत्रों से आस्ते आस्ते हवा फैला रही है कि ये ईरान के जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट हैं मोहम्मद बगैर गालिबाफ, उनकी तरफ इशारा है। अब जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप बातचीत किससे करेंगे? उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी को तो 28 फरवरी को खत्म कर दिया। बाकी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप भी उस दिन खत्म हो गए, टॉप जनरल्स खत्म हो गए। अब उसके बाद मुस्तफा खमेनी पावर में है। आईआरजीसी क्या बातचीत करेगी? कोई भी आईआरजीसी का टॉप कमांडर तब तक बात करने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि मुस्तफा खमेनी का एक इशारा नहीं होगा कि ठीक है बातचीत करो। किसी भी देश में होता है, हमारे देश में भी आदित्य, अगर देखो, अगर टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप का इशारा नहीं होगा कि बातचीत करो, तो कोई भी आईएएस, इंडियन फॉरेन सर्विस या हमारा जनरल आगे जाके बात नहीं करेगा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कंफ्यूजन बहुत क्रिएट किया हुआ है। वह कल जैसे स्टेटमेंट दे रहे थे कि 5 दिन के लिए वो बमबारी नहीं करेंगे, उन्होंने इसको बहुत ही विशेष तरीके से कहा था कि 5 दिन के लिए बमबारी नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप चतुर हैं, उन्होंने एक पूंछ लगा दी कि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करूंगा। अब ईरान के पावर प्लांट्स मुख्यतः 3 तरह से हैं। थर्मल पावर प्लांट्स जो कि कोल बेस्ड हैं या पेट्रो बेस्ड हैं। दूसरी चीज है गैस बेस्ड पावर प्लांट्स जो कि बिजली पैदा करते हैं। तीसरे है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ईरान जो कि बिजली पैदा करते हैं। तो उन्होंने जब कल ये स्टेटमेंट दिया तो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो थे हमारे कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने इसमें एक लूप होल छोड़ दिया। क्या? कि बाकी टारगेट पर ये 5 दिन हमले होते रहेंगे। हाँ। चाहे वो आईआरजीसी
टारगेट हो, चाहे ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवेज, रेल्स, ब्रिजेस हैं, इन पर बमबारी करते रहेंगे। एक और चीज अदिति, उन्होंने कल बड़ी चतुराई से नहीं बोला, लेकिन जो उन्होंने नहीं बोला वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। क्या उन्होंने नेतन्याहू को और इजराइल को कन्विंस किया कि नेतन्याहू और इजराइल भी 5 दिन तक बमबारी ना करें? ऐसा उन्होंने नहीं बोला। अब देखिए, कल रात से इजराइल बमबारी कर रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रकाश शाह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमेरिकी डेमोक्रेट नेता हैं। प्रकाश शाह, आप कैसे देख रहे हैं स्थिति को? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं, इस कंफ्यूजन को पूरी दुनिया में एक तरह से फैला दिया है, और कभी वो अल्टीमेटम देते हुए नजर आते हैं, कभी वो सीज फायर की बात करते हुए नजर आते हैं, बावजूद उसके हमले जो है होते हुए देख ही रहे हैं कल से। देखिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, डोनाल्ड ट्रंप की ये टैक्टिक है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कभी ये बोलेगा, कभी वो बोलेगा, उसको कुछ बाधा नहीं आता है। जब चाहे वो जो भी चाहे वो कर लेता है। तो ये कंफ्यूजन तो उसकी टैक्टिक है, लेकिन कम से कम इस तरह के बयान तो ना दे जिससे खुद एम्बैरेसमेंट हो जाए उनको। ईरान ने तो यहाँ पर साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो किसी तरह की बातचीत कर नहीं रहा है, और ईरान अब ज्यादा अग्रेसिव जो है बयान वो देता हुआ नजर आ रहा है कि वो कह रहा है कि अब हम चुन चुन कर मारेंगे, बदला हम लेके रहेंगे। बातचीत तो कर ही रहे हैं, वो डिनाई करे या ना करे, बातचीत तो हो ही रही है। मगर वो बातचीत का नतीजा क्या आएगा हमें पता नहीं है। 5 दिन के बाद वो क्या करेगा हम जानते नहीं है। इतनी बात हम जानते हैं कि 5 दिन में उसकी जो मरीन जो सोल्जर्स है वो सब लोग पहुंच जाएंगे ईरान तक। तो 5 दिन के बाद उसके पास तैयारी होगी इन्वेजन करने के लिए। अगर वो इन्वेजन करना चाहे तो इन्वेजन करने के लिए तैयारी होगी उसके पास। जी देवनाथ सर, जो ये हम जानते हैं। तो ये कंफ्यूजन पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। अच्छा, आपका कहना है कि ये स्ट्रेटेजी है और इसीलिए वो इस तरह के बयान आके पब्लिक में दे रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन रहे और तब तक उनकी सेनाएं जो है वो वहां तक पहुंच जाए। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड से भी ट्रंप पीछे नहीं हटने वाले? तो अगर वो चाहे तो वो जो खर्ग आइलैंड है उसको ले सकता है, बाकी के 4-5 नजदीक के आइलैंड है सबको ले सकता है। ये सब आइलैंड को लेने के लिए आदमी चाहिए, वो लेके खड़ा कर देना है। और फिर बाद में उसके पास प्लेन्स है, सब कुछ है, शिप्स है। तो वो अगर जो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा तो जबरदस्ती खोलने की तैयारी लेके जा रहा है, ये बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ है और 5 दिनों में ट्रूप्स वहां पर पहुंच जाएंगे, इसीलिए ये 5 दिनों वाला फैक्टर जो है वो सामने लेकर आए। नजर अब्बास रिजवी साहब हैं हमारे साथ, ईरान के स्कॉलर हैं। रिजवी साहब, आप क्या जानकारी इस वक्त ईरान से हमें दे सकते हैं? क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये सवाल मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ कि कितनी जल्दी वो बदल रहे हैं अपने बयानों को, और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान के एक सम्मानित नेता से यहाँ पर बातचीत हो रही है, जबकि ईरान इससे इनकार कर रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, ट्रम्प साहब जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और वो जो घड़ी घड़ी बयान बदलते हैं, सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, तो मुझे ताज्जुब होता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं या मीडिया जो है वो ट्रम्प को सीरियस क्यों लेता है। आप देखिए, जंग की शुरुआत जब से हुई है, ट्रम्प कभी रात में कहते हैं कि आज हम जो है कयामत बर्पा कर देंगे, आज हम 20 गुना हमला करेंगे। कभी कहते हैं कि 48 घंटे में हम सब खत्म कर देंगे। कभी कहते हैं कि ईरान में जंग हम जीत चुके हैं। फिर कभी कहते हैं कि ईरान इज डेड। फिर एकदम से अपना बयान पलटते हैं, कहते हैं कि हम ईरान में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी चल रही है। तो ईरान के अंदर जो माहौल है ना, ईरान के अंदर कोई भी आवाम से लेके लीडर तक कोई भी ट्रम्प को सीरियस नहीं ले रहा है। सबका यही कहना है कि ट्रम्प जो है वो एक धोखेबाज इंसान है, कि जो नेगोशिएशन के दरमियान हमला करते हैं तो इनकी बात का कोई भी यकीन नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से आमादगी है ईरान की आर्म फोर्सेस की कि किसी भी तरह का अगर हमला होता है तो हम पूरी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इस पे किसी भी तरह का हमला होता है तो हम पूरे वेस्ट एशिया और पूरे इजराइल के पावर स्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। तो जो यहाँ माहौल है जमीन पे, अगर मैं आपकी जमीन की बात करूं तो जमीन पे ट्रम्प के बयान को कोई सीरियस नहीं ले रहा है, चाहे वो लीडर्स हो। उन्होंने भी आके साफ कहा है कि हमारी किसी भी तरह की कोई भी बात जो है ट्रम्प के साथ नहीं हुई है। जो यहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालीबाफ साहब, उन्होंने कल ट्वीट करके ये कहा कि किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है।
और ये सब मार्केट मैनिपुलेशन के लिए है, क्योंकि इनको मार्केट को जो है वो गिरने लेकिन से रिजवी बचाना है। साहब, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाह रही हूँ कि आप भले ही ट्रम्प की बात को सीरियसली ना ले रहे हो, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा ईरान का भी हो चुका है। भले ही आप लगातार पलटवार कर रहे हो, आपने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको एक तरह से खत्म यहाँ पर कर दिया। आपके तमाम जो बड़े मिलिट्री लीडर्स हैं वो यहाँ पर उनका भी खात्मा कर दिया, तो नुकसान तो आपको भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर यहाँ पर सीज फायर जैसी स्थिति है तो ईरान क्यों नहीं बातचीत को आगे बढ़ा रहा? देखिए, नुकसान जंग है तो नुकसान तो होगा ही, और ये जिस मकसद के साथ ये नुकसान पहुंचाया गया था, टॉप लीडरशिप को असैसिनेट किया गया था, ये सोच के कि ईरान का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और यहाँ पे हम तख्ता पलट कर देंगे, यहाँ पे आके हम हुकूमत को बदल देंगे, तो वो उस चीज में नाकामयाबी देखने के बाद जो है ट्रम्प और इजराइल इस चक्कर में है, इस कोशिश में है कि किसी तरीके से इस जंग से दामन छुड़ाया जाए, इस जंग से एक एग्जिट डोर लेके बाहर निकला जाए। लेकिन ईरान का साफ साफ कहना है कि जब तक हम इनको इस तरीके से सबक नहीं सिखा देंगे, इस तरीके से रिटेलिएट करके इंतकाम नहीं ले लेंगे कि नेक्स्ट टाइम इनकी जरूरत ना हो, नेक्स्ट टाइम इनकी हिम्मत ना हो कि इस तरह का अटैक कर सके, इस तरह का हमला कर सके। इस वजह से ईरान ने भी रेगुलर, आप देखें वेस्ट एशिया के जितने भी यूएस बेसेस हैं उन पे अटैक किया है, इजराइल के ऊपर रेगुलर अटैक हो रहे हैं। 2 दिन पहले जो आराद और तिनोवाल पे अटैक हुआ है, इसके वीडियोस भी आए हैं। तो बड़े पैमाने पे ईरान की आमादगी है। और आप देखें कि ये जंग की शुरुआत यूएस ने की, इजराइल ने की, जो बिल्कुल गैर कानूनी था, क्रिमिनल वॉर इन्होंने यहाँ पे शुरू की है नेगोशिएशन के दरमियान। तो ईरान के पास ऑप्शन नहीं है कि ये तब तक इस जंग को कंटिन्यू रखे जब तक कि वेस्ट एशिया से यूएस के बेसिस खाली नहीं हो जाते, ताकि अगली बार भी इस तरह का कोई भी हमला जो है वो ईरान के ऊपर ना हो सके। ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। अमेरिका से बातचीत की खबरों के बीच ईरान की ओर से ये नया बयान यहाँ पर सामने आया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि अमेरिका की ओर से बातचीत शुरू करने और युद्ध खत्म करने के संदेश मित्र देशों के जरिए मिले हैं और ईरान के सिद्धांतों के अनुरूप उनका जवाब दिया जा रहा है। तो ये बात यहाँ पर ईरान की तरफ से सामने आई है। न्यूज रूम चलेंगे, हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, यहाँ पर दोनों ही पक्षों की तरफ से बयान एक के बाद एक जरूर आ रहे हैं, लेकिन अब ये बात जो ईरान की तरफ से आ रही है कि संदेश मिले हैं मित्र देशों के जरिए युद्ध खत्म करने के और उनके अनुरूप जवाब दिया जा रहा है, इसको किस तरह से देखें? देखिए, इसको सकारात्मक तौर पर लिया जाना चाहिए, लेकिन ईरान जो है कई कदम जो अपने फूक के रख रहा है। क्योंकि जो पिछला जो स्टेप जो रहा, अगर आपको याद होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही थी और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा था कि बातचीत ठीक हो रही है। उसके 2 दिन बाद यानी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल जो ईरान पर हमला कर देते हैं। तो इस वजह से ईरान जो है सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचना चाह रहा है, लेकिन ये सकारात्मक रूप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत जरूर हो रही है और बातचीत जो बैक डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं ट्रैक्टर डिप्लोमेसी के जरिए हो रही है। कोई अभी खुलासा नहीं करना चाह रहा है ट्रंप के अलावा, जो ईरान जो खुल के बोलने को तैयार नहीं, लेकिन बातचीत जरूर हो रही है। और दोनों पक्षों को यह लग रहा है कि लड़ाई से समस्या का समाधान नहीं है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि स्टेट ऑफ, जहां तक हार्मुज की बात है, अगर चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज पूरी तरह से खुल जाए तो इसके लिए पहला जरूरी चीज है कि अमेरिका और इजराइल जो है ईरान पर हमला करना बंद कर दे। तो दोनों के रुख में नरमी है और यह बहुत अच्छे संकेत है पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल ग्रुप कैप्टन, यहाँ पर मैं आपको भी लाना चाहूंगी। ये देखिए कि किस तरह से अमेरिका ने जो स्थिति इस वक्त पैदा की है, वही वाली बात जब हम शुरुआत में युद्ध के कह रहे थे। ग्रुप कैप्टन, मैं आपके पास यहाँ पर आ रही हूँ कि अमेरिका की तरफ से युद्ध शुरू तो कर दिया जाता है, लेकिन फिर बाद में समझ में नहीं आता कि अब पीछे कहाँ से हटना है। ऐसे में देवनाथ सर, आप ये यहाँ पर बताएं कि क्या ये स्थिति इसलिए अब आ गई है क्योंकि नुकसान अच्छा खासा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का भी हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेटो उनके साथ आने को तैयार है नहीं, उनकी फौज जो है वहां पर अब फंड की कमी हो रही है। ये खबरें भी अब साफ तौर पर सामने आने लगी। हम देख रहे हैं कि मिड टर्म की जो स्थिति है वहां पर भी ट्रंप को चुनौती झेलनी पड़ेगी। क्या ये इस तरह के फैक्टर्स हैं? अदिति, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिटिकल हालत काफी नाजुक है। अभी जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर के महीने में, उनमें रिपब्लिकन्स को जीतना ही जीतना है। अगर नहीं जीतेंगे तो जेडी वांस का प्रेसिडेंट बनने का जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाएंगे। और जेडी वांस को रिपब्लिकन पार्टी अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो डेमोक्रेट जो हैं इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इधर कुआं उधर खाई। सबसे बड़ी बात है, देखिए अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना ज्यादा डैमेज हुआ है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ये कयास लगा रहे हैं कि इस साल अमेरिका की इकोनॉमी को करीबन 7% का नुकसान हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका को इस युद्ध से निकलना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत है कि जब वो इस युद्ध में छलांग मारे तो उनका एम क्लियर नहीं था।
हम में से जो भी मिलिट्री में रह चुके हैं या हम में से जो भी डिप्लोमेट्स रह चुके हैं, हर लड़ाई का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पाने के बाद वो लड़ाई बंद कर दी जाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रोज रोज भटक रहे हैं। उद्देश्य क्या है? शुरुआती दौर में उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, लंबी दूरी के रॉकेट नहीं बनाएगा। अब उनका उद्देश्य है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुलवा दूंगा। बीच में अब वो मेरीन्स को बुला रहे हैं। मेरीन्स को बुलाने का एक ही मतलब है कि वो खरग आइलैंड या दूसरे जो छोटे आइलैंड हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। अब आज सुबह की ये भी खबर है कि 2000 पैराट्रूपर्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। इसका मतलब है जहां भी वो असॉल्ट करेंगे, सीबोर्न असॉल्ट करेंगे, समझिए खरग आइलैंड पर, और मेरीन्स को ऊपर आसमान से पैराशूट से उतारेंगे, कर सकते हैं। लेकिन खरग आइलैंड में तो 2000 IRGC के कमांडोज तैनात हैं। अमेरिका अगर ऐसा करता है तो जो सीबोर्न असॉल्ट होगा 2500 मेरीन्स का, उसमें से 200 मारे जाएंगे। जो पैराशूट से लैंड करेंगे 2000, उसमें से 50 मारे जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत डिफिकल्ट स्टेट में है। बिल्कुल। और अगर बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंचेंगे तो वो स्थिति भी झेलने की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप शायद नहीं होंगे। मैं शाह साहब के पास भी आऊंगी इसके रिएक्शन के लिए, लेकिन उससे पहले एक और खबर का हम यहाँ पर रुक कर रहे हैं। ईरानी पावर प्लांट पर अमेरिका के फैसले के बाद ईरान पर जो इजराइल के हमले वो यहाँ पर नहीं थम रहे। इजरायली वायुसेना ने तेहरान और उसके आसपास के कई इलाकों पर हमले बोले हैं। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी है। तेहरान और उसके आसपास रात भर 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें IRGC एयर डिफेंस कमांड, IRGC ग्राउंड फोर्स का जो हेडक्वार्टर है और एक ईरानी कुद्स फोर्स बेस भी इसमें शामिल था, जिनको निशाना बनाया गया। और इसका इस्तेमाल IRGC के लिए ऑपरेशन इंटेलिजेंस की निगरानी के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही कह दिया था, लेकिन इजराइल यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है। प्रकाश शाह जी, आपके पास मैं यहाँ पर आऊंगी। ये जो स्थिति है, जो आप अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर को भी सुन रहे थे, कि जब ट्रंप ने एक ऑपरेशन जब शुरू किया तो उसका मकसद जो है उनको क्लियर नहीं था, और इसीलिए अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विड्रॉल कहां से करना है। नहीं, मगर बात यह है ना कि वो कंफ्यूजन जानबूझ के क्रिएट कर रहा है। उसने पहले से साफ साफ बताया नहीं है कि उसका क्या आदेश है। वो सब पार्ट ऑफ कंफ्यूजन है। तो सबके लिए कंफ्यूजन है, खुद अमेरिका के लोगों को भी कंफ्यूजन है। यहाँ बात सच है कि ट्रंप नवंबर के इलेक्शन में हारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। डेमोक्रेट्स जीतेंगे और ट्रंप हारेंगे और बात बदल जाएगी। मगर अब की बात है ये, अभी 5 दिन में क्या होगा इसकी बात है। अगर खरग आइलैंड ले लिया तो ईरान कोई भी ऑयल एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा। अगर ईरान ऑयल एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा तो उसके पास कुछ भी पैसा नहीं आएगा तो उसके सोल्जर्स को क्या देगा वो? तो दो हफ्ते में उसके सोल्जर्स छोड़ के चले जाएंगे। सबको पैसा चाहिए। तो ये ऐसी बात नहीं कि सिर्फ खरग आइलैंड ले लेगा और फिर कुछ नहीं होगा। नहीं, खरग आइलैंड लेने से उसका पूरा ऑयल एक्सपोर्ट्स जीरो हो जाएगा, जीरो के पास आ जाएगा। दूसरी बात है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पे हमला कर ले तो सबकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। ये सब ईरान के लिए ये सब साधारण बातें नहीं है, ये बड़ी बातें हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ईरान को कुछ पड़ी नहीं है, वो तो हमला करते रहेगा और वो। लेकिन अभी तक तो जो प्रकाश शाह सर हमने देखा है, जो जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, इसकी तो उम्मीद किसी को नहीं थी। इसका तो अंदाजा तक नहीं था ट्रंप को और इजराइल को कि वो ये स्थिति पैदा कर देंगे कि खाड़ी देशों में यहाँ पर संकट पैदा हो गया है। हम देख रहे हैं कि ऊर्जा सेक्टर जो है वो कितना ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हुआ है। बने रहिए आप हमारे साथ। ये जो सीज फायर की जो बातें सामने आ रही हैं, इसकी आखिर शर्तें क्या है ईरान की तरफ से, वो जानने के लिए अपने सहयोगी के पास हम चल रहे हैं। राजीव, क्या कुछ यहाँ पर शर्तें जो हैं वो सामने आ रही है, क्योंकि ईरान बहुत क्लियर है उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बिल्कुल, ईरान ने इस बार साफ कर दिया कि लड़ाई हमने नहीं शुरुआत की है, लड़ाई हम पर थोपा गया है। और ईरान का यह कहना है कि हम सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन हमारी जो 3 शर्तें वो सबसे पहले आपको माननी पड़ेगी। यानी अमेरिका और इजराइल से ईरान कह रहा है कि आपको कम से कम
3 शर्तें माननी पड़ेगी। पहले उसकी जो शर्त है इस बात की गारंटी हो कि उस पर दोबारा हमला नहीं हो, यानी सुरक्षा की गारंटी चाहता है कि अमेरिका और इजराइल की ओर से कोई हमला नहीं हो। दूसरी वो बात कह रहा है कि हमें मुआवजा मिले, क्योंकि लड़ाई की शुरुआत हमने नहीं की थी, तो जिस तरह से शुरुआत जो नहीं की थी तो इस तरह का मुआवजा मिले जो हमारा नुकसान हुआ है। और दूसरा वो कह रहा है कि जब मन में आया आपने हमला कर दिया तो एक गारंटी भी लेने के लिए, यानी कोई ना कोई देश आके गारंटी ले, पक्की गारंटी मिले कि वहां से जो है आपको जो अमेरिका और इजराइल जो फिर से हमला नहीं करेगा, पिछली बार की तरह जब मन में आया आपने हमला कर दिया। तो इस तरह की गारंटी वो चाह रहा है और ये भी चाह रहा है कि जो खाड़ी देश है वहां पर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने उसकी भी वापसी चाहता है। तो ईरान का कहना है कि अपने फेस सेविंग के लिए ये तीनों शर्तें जरूरी है। अगर ये 3 शर्तें मानी जाती है तो वो जो है उसके लिए युद्ध विराम के लिए तैयार है। रिजवी साहब, यहाँ पर हम ईरान की शर्तों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे रिजवी साहब ये भी मैं समझना चाहूंगी कि एक तरफ तो मसूद पेजेश्कियान जो है वो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया जाए जो खाड़ी देश जो ये मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको उनके काम आए। लेकिन एक तरफ जब खाड़ी देशों पर हमला लगातार जारी रहता है, भले ही वो आप दुश्मन के ठिकानों की बात करें, लेकिन नुकसान तो बराबर हो रहा है ना, जो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात की जा रही है उनको भी हो रहा है। जी देखिए, ये बात आज 25वां दिन है और अभी तक ये बात क्लियर हो जानी चाहिए पूरी दुनिया को कि ईरान ने बार बार कहा है कि हम यूएस इंटरेस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक यूएस इंटरेस्ट इस पूरे वेस्ट एशिया से खत्म नहीं हो जाते। अब अगर खाड़ी देशों पे हमला हो रहा है, उनको नुकसान की बात है, तो ये खाड़ी देशों को सोचना चाहिए कि हम जल्द से जल्द यूएस की फोर्सेस को यहां से निकालें। जब यूएस फोर्सेस आपके लिए एसेट्स से लायबिलिटी में तब्दील हो चुकी है, तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए खाड़ी देशों को ये कोशिश करनी चाहिए कि यूएस की फोर्सेस को बाहर निकाला जाए। अगर मैं मिसाल देना चाहता हूं, अगर एक इंसान किसी के ऊपर हमला करके किसी के घर के अंदर घुस जाता है, किसी को दोस्त के अंदर, और उसके बाद वो रिटेलिएट करता है, घर के ऊपर अटैक करता है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि भाई अब हमारे घर में आके घुस गया है, हमारे घर में उसने शरण ले लिया तो आप ना मारे। नहीं, ये होना चाहिए, दुनिया को यही कहना चाहिए खाड़ी देशों से, और खुद खाड़ी देशों को ये समझना चाहिए कि अगर हम इस पूरे रीजन में पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो यूएस फोर्सेस को यहां से बाहर निकाले ताकि लंबी मुद्दत तक यहां पे पीस और शांति हो सके। इसके अलावा एक बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, अभी हमारे साथी ने कहा कि मैरीन्स आएंगे और ट्रूपर्स आएंगे और खर्ग आइलैंड को कंट्रोल कर देंगे। लगता है वो बिल्कुल देख नहीं रहे हैं, कवर नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से जंग चल रही है। ट्रंप के अंदर अगर ये ताकत होती, यूएस के अंदर अगर ये ताकत होती कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा ले, तो पहले वो पूरी दुनिया से गुहार ना लगाते, पूरी दुनिया से वो रिक्वेस्ट ना करते कि फ्रांस तुम आ जाओ और जर्मनी तुम आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया तुम आ जाओ, और फिर पूरी दुनिया ने जब मना कर दिया है तो मजबूर होकर उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया है, उन्होंने बैकआउट किया है। और ये जो कहा जा रहा है कि वो कंफ्यूजन कर रहे हैं, कंफ्यूजन इज द स्ट्रेटेजी, तो ये बिल्कुल हंसने वाली बात है। बहुत ही इस पे हंसी आई मुझे कि खुद ट्रंप भी कंफ्यूज है कि उनको करना क्या है। पहले वो कह रहे थे कि वो रिजीम चेंज करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर सेक्शन, न्यूक्लियर पावर पूरी खत्म कर दी है, नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स खत्म कर दिया है, डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया है। जिस दिन ट्रंप ने कहा कि हमने एयर डिफेंस खत्म कर दिया है, उसी दिन F-35 गिर जाता है, उसी दिन F-16 गिर जाता है। तो ये सारी जो कंडीशन इस वक्त यूएस की है, ट्रंप की है, वो ये है कि उनको मालूम नहीं है कि वो किस जंग में फंस चुके हैं, अब कैसे इससे बाहर निकले। तो इस वजह से वो इस तरह से बयान देके पूरी दुनिया को जो है वो कंफ्यूज करना चाहते हैं। और इसी बयान के साथ साथ मैं ये बात हाईलाइट करूंगा, लेकिन रिजवी साहब, यहाँ पर शाह साहब तो ये भी कह रहे हैं कि वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो 5 दिनों के अंदर अपने ट्रूप्स को वहां पर पहुंचा देंगे। तो ये सही हो सकता है, क्योंकि युद्धपोत के मूवमेंट्स की बात तो सामने आई है। जी बिल्कुल, मूवमेंट की बात आई। इससे पहले भी अब्राहम लिंकन आया था, उससे पहले जेराल्ड फोर्ड आया था। उसकी जो कंडीशन हुई है, जेराल्ड फोर्ड जो है ग्रीस पहुंच गया रिपेयरिंग कराने के लिए, अब्राहम लिंकन 1000 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है। तो अगर इनके अंदर ताकत होती, अगर कुदरत से ही ये खुलवा सकते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका होता। तो ये सारी दुनिया को बेवकूफ बनाने की तरीके हैं। ट्रंप के पास फिलहाल जमीन पे कोई रास्ता नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि ये बताएं कि मैं कंफ्यूज करके जो है इस बाजी को जीत लूंगा। लेकिन ईरान के अंदर पूरी आमादगी है, किसी भी तरह के मरीन्स आए, किसी भी तरह के पैराट्रूपर्स आए, पूरे उनके स्वागत के लिए ईरानी फोर्सेस यहाँ पे तैयार बैठी हुई है। और वो इंतजार कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इस जंग में, फेस टू फेस जमीन पे लड़ाई हो इंसान से इंसान की, ताकि वो जो इंतकाम लेना है उनको, उन बच्चियों का इंतकाम जो 170 बच्चियों को स्कूल की मारा गया और यहाँ पे जो 2000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया है, उसके इंतकाम की जो आग यहाँ की आर्म फोर्सेस के प्रकाश सीने में धड़क रही है। मैं आपके पास आऊंगी। क्या आपने अभी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिड टर्म इलेक्शंस जो है वो हारने जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर ट्रंप को एग्जिट का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो इस तरह के कंफ्यूज करने वाले बयान देते हुए नजर आ रहे हैं?
नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ देखो, ट्रम्प को भी दो ही चीज चाहिए, बाकी का तो मिल चुका है। उसने ईरान को काफी नष्ट कर दिया है। अभी उसको दो ही चीज चाहिए, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना है, ये एक बात है उसकी। दूसरी, उसको जो न्यूक्लियर जो वो थोड़ा एनरिच किया गया, 60% एनरिच किया गया जो न्यूक्लियर है, वो ईरान से निकालना है। ये दो ही चीज चाहिए उसको, और वो दो उसकी शर्त रहेगी। बाकी वो जो ईरान कहेगा वो कि ठीक है, ईरान को कोई पैसा देगा नहीं। ईरान की एक्सिस को नष्ट कर दिया गया है। हिजबुल्लाह है या हमास है या हुथीज है, कि किसी के पास अभी ताकत नहीं रही है। सीरिया तो कब का खत्म हो चुका है। तो ये बात है कि ट्रम्प को दो ही चीज चाहिए। हाँ। हॉर्मुज खोलना, वो जबरदस्ती से भी खोलेगा, और दूसरी बात उसे चाहिए ईरान से जो न्यूक्लियर जो पड़े हैं, एनरिच किए गए हुए 60 किलो ऐसा कुछ है, वो उसको वहां से ईरान से निकालना है, जैसे वो उसका इस्तेमाल करके ईरान बॉम्ब ना बना सके। बस यही दो चीज चाहिए उसको। तो उसका तो बहुत सिंपल है उसके पास से। और वो तो जबरदस्ती भी लेगा वो दो चीजें। ग्रुप कैप्टन, यहाँ पर जो बात प्रकाश शाह कह रहे हैं कि हॉर्मुज तो वो खुलवा कर रहेंगे, ऐसी कोई सूरत आपको यहाँ पर नजर आ रही है? हॉर्मुज को खोलना फौजी तरीके से काफी मुश्किल होगा। इसका रीजन समझना पड़ेगा। हॉर्मुज जो है मात्र प्रैक्टिकली कोई 30 या 31 किलोमीटर चौड़ा है। तो ईरान के पास अभी भी बहुत बड़ी तादाद में छोटी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बची हुई हैं, जिनका रेंज महज 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 140 किलोमीटर है। और ईरान ने सैकड़ों की तादाद में इन छोटी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैनात कर दिया है हॉर्मुज के जस्ट उत्तर में, बंदर अब्बास के जस्ट उत्तर में, जैसे हम कहते हैं चबहार के उत्तर पश्चिम में। तो सैकड़ों की तादाद में ये मिसाइल्स डिप्लॉयड की हुई हैं, और ये किसी भी वक्त किसी भी शिप के ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान की खाड़ी की तरफ भी हमला कर सकती हैं। अब प्रैक्टिकली ईरान की नेवी जो है वो अब बची नहीं है, प्रैक्टिकली ईरान की एयरफोर्स भी बची नहीं है। लेकिन ये जो ईरान की छोटी छोटी मिसाइल हैं, बहुत छोटी छोटी मिसाइल हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव होगी किसी भी शिप के ऊपर हमला करने के लिए। देखिए, शिप को डुबाने की जरूरत नहीं है। देवनाथ सर, ये बात भी तो हम देख ही रहे हैं ना कि अगर 4000 किलोमीटर से आगे जाकर आप अगर डिएगो गार्सिया तक पर अटैक कर पा रहे हैं, तो अगर हॉर्मुज की तरफ आएंगे तो सैन्य तरीके से ये ऑपरेशन ईरान के लिए और आसान हो जाएगा। इधर एक और खबर का हम रुक कर ले रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जहां ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म करने के उनके प्रस्ताव पर इजराइल को भी खुशी होगी, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के बयान से अलग इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया। नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान पर हमला जारी रखेंगे। हम ईरान, लेबनान दोनों पर हमले कर रहे हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए युद्ध करते रहेंगे। तो नेतन्याहू यहां पर अमेरिका से बिल्कुल अलग लाइन लेते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने हमलों को रोका भी नहीं है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. तो नेतन्याहू का साफ ये कहना है कि वो ईरान पर हमले जारी रखेंगे। प्रकाश शाह साहब, यहाँ पर अमेरिका जो बात कह रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल जहां पर है एक तरह से उनका साझा ही ऑपरेशन है, ये अगर ऑपरेशन ईरान उसको कह दिया जाए यहाँ पर तो जो कर रहे हैं मिलकर कर रहे हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर हमले रोकने की बात करें तो नेतन्याहू तो बिल्कुल अलग लाइन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप की तो इजराइल भी नहीं सुन रहा है। अब नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये लोग सब साथ मिलकर कर रहे हैं। ये अगेन इट्स ऑल पार्ट ऑफ कंफ्यूजन जो जानबूझ के कर रहे हैं। अभी सिंपल बात यह है कि अगर उसने खर्ग आइलैंड पर हमला कर दिया तो ईरान का एक्सपोर्ट बंद, ईरान की इनकम बंद। अगर उसने ईरान के
इलेक्ट्रिसिटी पर हमला कर दिया तो ईरान की इलेक्ट्रिसिटी बंद। ये दो होने के बाद ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा और हॉर्मुज को वो खोलते रहेगा। उसके पास काफी ताकत है हॉर्मुज खोलने के लिए। नुकसान होगा, शिप्स भी जाएगी उनकी। लेकिन वो नुकसान उठाने की स्थिति में अमेरिका है? आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप बॉडी बैग्स का जो बोझ होगा, वो जो चैलेंज होगा, वो ले पाएंगे? देखो, डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में जीतेगा नहीं, कुछ भी करेगा तो भी जीतेगा नहीं, ये तो ये जानता है, रिपब्लिकन्स भी जानते हैं। तो अभी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल पाएंगे या नहीं। अगर उसमें कुछ सोल्जर्स मारे गए, नुकसानी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पर एंड में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे वो। ये ठीक बात है। और इस वक्त ठीक है प्रकाश शाह साहब, एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। 11 बजे आज रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में एक बैठक लेने जा रहे हैं। यहाँ पर पश्चिम एशिया का जो संकट चल रहा है उस पर अहम चर्चा इस बैठक में होने जा रही है। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन के पास में चलूंगी इस वक्त। राजीव, क्या कुछ डिटेल्स सामने आ रहे हैं रक्षा मंत्री की इस बड़ी बैठक को लेकर? के आसपास रक्षा मंत्री सेना के टॉप अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जो पश्चिम एशिया के जो हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर हम उससे कैसे निपटे। वहां पर आपको बता दें कि ओमान के खाड़ी के पास नौसेना से के 6 से 8 युद्धपोत है किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए। और स्टेट ऑफ हार्मुज के आसपास से अगर बात करें तो लगातार एक एक दो करके जो हमारे जो तेल टैंकर है या फिर गैस के कार्गो शिप है वो गुजर रहे हैं। कल इस तरह की खबर आई थी कि 2 गुजर रहे। तो स्टेट ऑफ हार्मुज के बाहर जितने भी शिप हमारे आ रहे हैं उनको बकायदा स्कॉट करके जो है भारत की ओर से लाया जा रहा है। ये नौसेना काम कर रही है। तो भारत की कोशिश ये है कि जो कम से कम तेल और गैस की आवाजाही जो है उसको सुरक्षित हो सके और इसके लिए लगातार ईरान से बात किया जा रहा है, अमेरिका से बातचीत की जा रही है, इजराइल से बातचीत की जा रही है ताकि लोगों को दिक्कत कम से कम हो, परेशानी कम से कम हो। और जो खाड़ी जैसे जो लोग वहां फंसे हुए हैं अगर वो घर आना चाहते हैं, सुरक्षित देश वापसी चाहते हैं तो उनके लिए भी तमाम इंतजाम सरकार कर रही है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी जिस तरह की बातें निकल के आएगी उस पर लेकर रक्षा मंत्री चर्चा कर रहे हैं। राजीव, संक्षेप में बताएं इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है, क्या कुछ डिटेल्स उस बारे में मिल रहे हैं? देखिए, अभी इस बारे में डिटेल नहीं है लेकिन समझा जाता है कि तीनों सेनाओं की इस बैठक में प्रमुख शामिल रहेंगे, रक्षा सचिव शामिल रहेंगे, नेवी के आला अधिकारी शामिल रहेंगे, क्योंकि नेवी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जहां पर जिस जगह पर ये लड़ाई चल रहा है, चाहे स्टेट ऑफ हार्मुज की बात करें और फारस की खाड़ी की बात करें, वहां पर हमारे बड़े तादाद में 6 से 8 युद्धपोत जो है नौसेना के INS सूरज जैसे जो युद्धपोत है वहां तैनात है, डिस्ट्रॉयर तैनात है, जिसके पास जो है ब्रह्मोस और बराक जैसे मिसाइलें हैं, यानी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि भारत जो है इस जंग में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं ले रहा है, लेकिन भारत ये सुनिश्चित जरूर कर रहा है कि हमारे जो तेल टैंकर हैं, जो गैस के जो है शिप हैं, उसकी आवाजाही जो है सुरक्षित ढंग से हो सके। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन, आप कैसे इस पूरी स्थिति को आंक रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि भारत ने हमेशा से युद्ध को लेके यही रुख अपनाया है कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। और इस वक्त हमने ये भी देखा कि कल प्रधानमंत्री ने एक तरह से संबोधित किया कि ये चुनौतीपूर्ण स्थिति और सबको एकजुट रहना होगा। जी हाँ, जहां तक रक्षा मंत्रालय की बात है, रक्षा मंत्रालय इस युद्ध में पैनी नजर रख रहा है। रिलीफ हमारे जो उस तरफ नागरिक हैं, चाहे वो किसी गल्फ कंट्री में हो, उनको रिलीफ देना, अगर इमरजेंसी है तो उनको वापस भारत लाना, इसके लिए इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं वो तैयार खड़ी हैं। और किसी भी मोमेंट के नोटिस पे हमारे इंडियन एयरफोर्स या इंडियन एयरलाइंस के भी जो शिप्स हैं वो वहां पर जाकर हमारे नागरिकों को वापस ला सकते हैं। क्या इस युद्ध का भारत पर कोई फौजी तौर पर इफेक्ट पड़ रहा है? फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत को इस लड़ाई से काफी सीख मिलेगी। और रक्षा मंत्रालय में जब बातचीत होगी तो भविष्य में भारत को इस युद्ध से क्या सीख कर किस तरफ तैयारियां करनी पड़ेंगी उसकी तरफ भी कुछ बातचीत हो सकती है। जी बिल्कुल। रिजवी साहब, यहाँ पर ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जब ये बड़े दावे करते हैं कि एक सम्मानित नेता से वहां पर बातचीत हो रही है और लगातार वहां पे लीडरशिप से मैं बातचीत कर रहा हूं, लेकिन ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आयतुल्लाह खामेनी के बाद तमाम नेता उनके बाद भी मारे गए हैं वहां पर। तो ऐसे में इस वक्त ईरान में आखिर सबसे बड़ा लीडर कौन है? क्योंकि मुस्तफा खामेनी को लेकर कई तरह की अलग अलग खबरें जो है वो सामने आती। क्या आप NDTV पर दर्शकों को बता सकते हैं कि लीडरशिप में कौन है इस वक्त?
जी देखिए, ईरान में पहले भी ये बात क्लियर करी है कि हमने हर पोस्ट के लिए, अपनी हर लीडरशिप पोस्ट के लिए 5-6 लेवल तक जो है सक्सेशनशिप प्लान तैयार करके रखा है। तो यहाँ पे जो बड़े लीडर्स हैं जिनको यहाँ पे असैसिनेट किया गया है, उनकी जगह कौन आया है, कैसे आया है, वो पूरी चीजें पूरी तरह से कवर हैं और सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। सबसे बड़े जो लीडर की बात अगर की जाए तो यहाँ पे सबसे बड़े लीडर अभी भी जो है वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई हैं और वो किसी वजह से जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं, सिक्योरिटी रीजन से सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये ट्रम्प जो बयान दे रहे हैं कि हम एक बड़े सम्मानित लीडर से बात कर रहे हैं, तो जाहिरन वही ये जो कहा जाता है कि कंफ्यूजन स्ट्रेटेजी है, जो ट्रम्प के जहन में जो कंफ्यूजन है, वो जो एक मानसिक संतुलन खो चुके हैं, शायद उस वजह से कि कह रहे हैं कि हम किसी सम्मानित लीडर से बात कर रहे हैं। यहाँ पे ईरान के अंदर इस तरह की कोई भी बात नहीं है। कालीबाफ साहब का भी बयान आता रहता है यहाँ पे और फॉरेन मिनिस्ट्री का भी बयान आया है कि हमारी अभी तक कोई भी किसी बड़े लीडर से डायरेक्टली यूएस से बात नहीं हुई है। तो ट्रम्प ये जो गेम खेलते हैं, ये जो बात करते हैं, जो बयानबाजी कहते हैं, इस बात को सही नहीं समझना चाहिए। ये पूरी तरह से गलत है कि वो बड़े किसी लीडर से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो दो बातें कही गई, अभी हमारे साथी ने कही कि दो अहम हदफ हैं इस वक्त ट्रम्प के, एक ये कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलाना और दूसरा ये कि यहाँ से यूरेनियम जो इनरिच्ड है उसको लेके जाना। तो फिर यहाँ पे आके पूरी दुनिया को और हमारे ये जो साथी हैं उनको भी मानना चाहिए कि अगर ये दो चीजें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलती है और अमेरिका यहाँ से अगर यूरेनियम नहीं ले जा सकता है, तो फिर ये सबसे जो बेसिक चीज है इनकी, जो टारगेट इन्होंने गोल बनाया है और बार बार ही गिराते जा रहे हैं। पहले रिजीम चेंज करा रहे थे, पहले तख्ता पलट करा रहे थे, उसके बाद कुछ और कर रहे थे। अब जो ये सबसे मिनिमम पे आए हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला लेंगे ताकत के दम पे और हम यहाँ से यूरेनियम लेके जाएंगे। जल्दी ही आप देखेंगे कि इन दो मकसद से भी, इन दो गोल से भी जो है ट्रम्प बैकआउट करेंगे और किसी ना किसी तरीके से इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फोर्स के जरिए से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलाना तकरीबन नामुमकिन है। और हर खैलेंड जो बार बार कही गई है कि कब्जा कर लेंगे ईरान का पेट्रोल और तेल। ठीक है रिजवी साहब, तो यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि ईरान अपने रुख पर कायम है और वो फिलहाल झुकता नजर नहीं आ रहा। नजर अब्बास रिजवी साहब, प्रकाश शाह साहब और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में जुड़े और आपने तमाम जानकारियां साझा की। इस वक्त हम आगे बढ़ेंगे अब खबरों के सिलसिले में और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 11:30 बजे से टाली गई है। अब सदन की कार्रवाई जो है उसको टाला गया है। यहाँ पर विधानसभा स्पीकर के कमरे की तलाशी ली जा रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आज दिल्ली का बजट पेश होना है और उससे पहले विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी जो है उसने एक चिंता की लकीरें जरूर यहाँ पर पैदा कर दी है। लेकिन अब सघन तलाशी यहाँ पर ली जा रही है ताकि किसी भी तरह की किसी भी अप्रिय घटना को यहाँ पर टाला जा सके। और ये भी यहाँ पर अब जांचा जाएगा कि क्या ये धमकी कहाँ से आई है, किसने दी है और क्या ये कोई होक्स कॉल है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के फर्जी धमकाने वाले कॉल आ चुके हैं। दिल्ली के स्कूलों को भी इससे पहले कई बार इस तरह से बम से उड़ाने की धमकियां दी गई है। लेकिन इस वक्त जो सदन की कार्यवाही है, आज दिल्ली का बजट पेश होना था, उसको अब यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है। 11:30 बजे से उसे आगे बढ़ा दिया गया है।